Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about राइबोसोम। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से हमने ऑर्गेनेलीज जो है वो शुरू किया है। आज इसमें एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम। सबसे पहले हम राइबोसोम के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम आज आपको ये कंसेप्ट देंगे कि जो 40 और 60 ऐसे है उसका क्या मतलब होता है, क्या उससे 80 बनता है नहीं बनता है, क्या 50 और 30 से इसे 70 बनता है नहीं बनता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज राइबोसोम के बारे में जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी के बारे में कि ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो राइबोसोम के वर्ड्स को अगर देखें तो ये सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री यानी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला बात यह है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जो बेसिकली था रोमानिया, और रोमानिया अमेरिकन साइंटिस्ट था। रोमानिया में पैदा हुई और अमेरिका गए तो उसका नाम था पैलेड। इस सबसे पहले पैलेड ने इसको ये डिस्कवर किया था और तारीख था 1955 में इसने ये राइबोसोम को डिस्कवर किया था। पैलेड बेसिकली क्या था, रोमानिया जो है ना एक कंट्री का नाम है। ये पैदा रोमानिया में था और कहाँ गया, अमेरिका गया। दैट इज कॉल्ड अमेरिकन, इसकी नेशनलिटी अमेरिकन था। तो ये इसकी थोड़ा सा इस साइंटिस्ट के बारे में है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली दो वर्ड से लिया है। राइबो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड है। और जो सोम कहते हैं उसका मतलब है बॉडी। जो सोम का मतलब है उसका नाम होता है बॉडी। इसका मतलब क्या है, बॉडी। इसको हम बॉडी कहते हैं। तो हम इनको अगर डिफाइन करना चाहते तो हम इसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इसके डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन जो अगर बात करेंगे डेफिनेशन, तो हम इसको कहते हैं ये टीनी। दो तरह के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक के मुताबिक हमने पढ़ना है ये बेसिकली टीनी सेल ऑर्गेनेली है और इसकी साइज जो है ना 20 दैट इज नैनोमीटर है एंड डायामीटर है। इसकी जो साइज है वो कितना है, वो अप्रोक्सीमेटली ये टीनी सेल ऑर्गेनेलीज है और ये 20 नैनोमीटर है एंड डायमीटर। एक बात आपने याद और एक बात नोट करना है कि इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि टीनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स वो साइटोप्लाज्म में डाइवर्स यानी डिस्पर्स फॉर्म में होगा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होगा। आगे आते हैं डिस्कस करना है। बट ये जो है बेसिकली टीनी सेल ऑर्गेनेली, इसकी साइज कितना है 20 नैनोमीटर एंड डायमीटर इज कॉल्ड राइबोसोम। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करें, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है, अगर मैं बात करूं यहां से और हेडिंग बन जाता है जिसको हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन, तो इसकी कंपोजिशन कुछ यू है कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। यानी दो चीजों से इक्वल अमाउंट में, एक इसका नाम है आरएनए और दूसरे का नाम है प्रोटीन। और इसी वजह से इसको एक और नाम भी देते हैं, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम भी देते हैं, प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगर हम देखें राइबोसोम जो है ना, अगर राइबोसोम कहां पे, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां की और बात जो राइबोसोम है, राइबोसोम अगर ये राइबोसोम कहां मौजूद होता है, अगर ये आरएनए प्रेजेंट ऑन आरएनए होता है, ऑन आरएनए, तो फिर इसमें हम क्या बात करेंगे, हम इसके बात करेंगे ये आपके पास राइबोसोमल आरएनए है। अगर राइबोसोम आरएनए पे मौजूद है तो इसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं राइबोसोमल आरएनए इसको हम कहते हैं। दूसरा बात यह है
कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के जो राइबोसोम है ये सेल में कहां मौजूद होते हैं, तो उसके बेस से हम इसको क्लासिफाई करेंगे दो जगह, यानी दो रीजन में ये मौजूद होते हैं। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं कि पहला रीजन जो है वो कहां पे मौजूद होता है। तो पहला रीजन की बात करेंगे जो राइबोसोम है। अगर हम यहां पे बात करेंगे राइबोसोम, तो पहला ये कहां पे मौजूद होता है। जो अब राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम, तो इसकी दो यानी ये दो जगह पे मौजूद होते हैं। एक होते हैं फ्रीली डिस्पर्स्ड कहां पे मौजूद होते हैं, एन साइटोसोल, साइटोसोल में मौजूद होता है। और इसके अलावा ये मौजूद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मौजूद होता है। और इसके ऊपर ये कौन से फॉर्म में मौजूद होता है, टीनी ग्रेन्यूल्स ग्रेन से निकला है, यानी जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होता है। अगर आप यहां से आर्जी तौर पर देख ले, हम आगे जा रहे हैं कि इसका डिटेल हम पढ़ लेंगे। ये जो टीनी ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसको हम राइबोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम किस चीज में इन्वॉल्व होता है, ये राइबोसोम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में ये जो है बेसिकली इन्वॉल्व होता है, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अगर आप नॉर्मली एक सेल देख ले तो आपको पता है ये आपके पास, अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो ये आपके पास कौन सा होगा, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म रीजन है, साइटोप्लाज्म रीजन कहा जाता है। अब ये दो जगह पे मौजूद होते हैं। एक तो ये डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है, ये वाला पहले बात करेंगे कि डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है। इस तरह इसको हम क्या नाम देंगे, ये डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद, इसको कहते हैं राइबोसोम का नाम हम दे देंगे राइबोसोम। अब आपको पता है कि एक तो ये डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है। अब डिस्पर्स फॉर्म जो है ना, ये जो डिस्पर्स फॉर्म है जो साइटोप्लाज्म में है, ये बेसिकली क्या करता है। अब पहले तो अगर ये बात समझे ना कि राइबोसोम बनते कहां पे है, तो अब ने एक बात और नोट करना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका क्या काम है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या चीज बनता है, प्रोटीन बनता है। और न्यूक्लियोलस कहां पे है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम है, तो ये बेसिकली क्या बनाता है, ये बेसिकली प्रोटीन बनाता है। तो इसकी एक एग्जांपल बुक में गिवन है, हेमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन जो है ना, ये क्या है, ये जो डिस्पर्स राइबोसोम है ये हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन से मुराद क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या फर्क है, तो आप मेरे चैनल से इसको देख सकते हैं। यहां पे सब एक प्रोटीन के तौर पर बात करता हूं, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। ये जो है ना, ये बेसिकली मौजूद होता है कहां पे, हम यहां पे बात करते हैं यंग आरबीसी में मौजूद होते हैं, आरबीसी में मौजूद होते हैं। ये इसकी क्या है, एक एग्जांपल है कि ये हीमोग्लोबिन आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा यंग आरबीसी में मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इस राइबोसोम के बेसिकली दो सब यूनिट होते हैं। राइबोसोम के कितने सब यूनिट होते हैं, राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होते हैं। मैं अगर यहां से बात करूंगा, 2 सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं। और इनमें से एक का नाम है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट है। और दूसरे का नाम है स्मॉल सब यूनिट है। अब बात करते हैं, इन दोनों की तरफ आते हैं, बट इससे पहले एक और वर्ड डिस्कस करते हैं, सेडिमेंटेशन, कि ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किस तरह किया। एक पोजीशन तो इसकी राइबोसोम की है, दूसरा पोजीशन की बात करेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मौजूद होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये लार्ज और सब की तरफ आते हैं थोड़ा सा लेटर ऑन। यहां से अगर बात कर ले तो एक प्रोसेस है जिसका ये साइंटिस्ट ने किस तरह डिस्कवर किया था। एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेडिमेंटेशन है। और सेडिमेंटेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, सेडिमेंटेशन कौन सा प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते, प्रेसिपिटेट होते हैं टिश्यू के अंदर। अब इस साइंटिस्ट ने क्या कहा,
साइंटिस्ट ने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये इसने टेस्ट ट्यूब लिया था और इस टेस्ट ट्यूब में इसने क्या डाल दिया था, होमोजिनेट डाल दिया था, यानी ये कर रहा था अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कर रहा था। आप मेरा वीडियो सेंट्रीफिकेशन पे रिकॉर्डेड, आप उसको देख सकते हैं। यहां से अगर देखें तो उसने होमोजिनेट लिया था, क्या लिया था, होमोजिनेट लिया था, दैट इज हियर होमोजिनेट। ये अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था, होमोजिनेट इसने लिया है। और होमोजिनेट जब ले लिया ना तो इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करवा रहा है इसकी। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये टेस्ट ट्यूब रख लिया और इनमें से कौन सा चीज अवेलेबल है, इनमें से जो होमोजिनेट है वो अवेलेबल है और ये उसको स्पॉन कर दिया 150,000 और ऐसे मुराद है जी यानी ग्रेविटी, और 3 घंटों के लिए यानी जब 3 आवर्स के लिए उन्होंने स्पिन करवा दिया, यानी इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करवा दी। जब अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करवा दी तो इसके जो पैलेट में राइबोसोम नीचे सेटल डाउन हो गई। राइबोसोम की साइज छोटा था तो वो क्या होता, वो नीचे सेटल डाउन हो गई, जिसको हम कहते हैं पैलेट। पैलेट में राइबोसोम मिल गया, पैलेट में कौन सा चीज था, राइबोसोम जो है वो मिल गया, राइबोसोम। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन, जो राइबोसोम है ये बेसिकली 2 तरह के होता है। एक का नाम है जो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन, एक को कहते हैं 70 स्वेडबर्ग। अब स्वेडबर्ग क्या है मैं समझाता हूं। ये जो 70 है तो इनमें से आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा ये है आपके पास 4 यानी 50 to 30 और 30 to 50 एस। स्वेडबर्ग क्या है मैं समझा दूं कि स्वेडबर्ग का मतलब क्या होता है। इसके अलावा 80 स्वेडबर्ग, इसका मतलब है मैं भी समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल 60 to 40। तो अब बस स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि सर इसे तो 100 आता है और इसे 70 आता है। ये कंसेप्ट मैं भी क्लियर करके समझाता हूं। सबसे पहले मैं इस वर्ड की तरफ आता कि एस स्टैंड फॉर व्हाट। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यानी स्वेडबर्ग, इसका नाम था स्वेडबर्ग, और ये उसने एक यूनिट तारुफ करवाया, यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है, किस चीज की यूनिट है, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन है। क्या है ये, किसकी यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है किसकी, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। जो हम बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। अब बात यह है कि जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये किसकी यूनिट है, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है सेडिमेंटेशन को, सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करता है, सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करता है कि कितने रेट से ये सेटल डाउन हो जाता है। तो अब अगर आप देखें अभी 70 और इस दोनों को आपने प्लस नहीं करना है। ये अगर आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये वाला, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपके पास कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक में ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, और ये जो आपके पास मौजूद होता है ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो अगर आप यूकैरियोटिक सेल की अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कर रहा है तो आपके पास जो है ना ये सेटल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला ये जो 80s वाला है, 80s वाला, तो ये आपके पास अगर आप यूकैरियोटिक सेल वाले तो ये आपके पास सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की सेंट्रीफिकेशन कर रहा है तो आपके पास वो थोड़ा सा ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपके पास 80s वर्ग आ जाएगा। अगर आप इसके दोनों सब पार्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो शायद आपके पास ये 50 पे आ सका है, इसकी डेंसिटी पे डिपेंड का है। शायद आप 30 वाले तो आप 30 वाले इधर आ सकते हैं। तो ये बेसिकली प्लस नहीं करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है, ऑन द बेस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। स्वेडबर्ग अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन की यूनिट है, ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है सेडिमेंटेशन रेट कि वो कितना डेंसिटी से ये सेटल डाउन हो गया। अब बात करते हैं कि इनके दो लार्ज सब यूनिट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह जो है वो मतलब अटैच होता है, तो वो बात मैं यहां पे करवाता हूं कि किस तरह जो है एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये था जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेडबर्ग के बारे में। अगर हम यहां से बात कर ले, यहां से कि एक और पॉइंट यहां पे अगर हम इजाफा करें कि इसके 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होता है, एक कौन सा होता है, एक यूनिट स्मॉल यूनिट, इसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट होता है। ये स्मॉल सब यूनिट होता है, सब यूनिट होता है। और इसके अलावा अगर आप देख ले तो आपके पास होगा दूसरा, वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट होगा, थोड़ा सा
बड़ा यूनिट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं, लार्ज सब यूनिट कहते हैं, सब यूनिट का नाम देते हैं। अब आपको बताएं ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा, मैग्नीशियम आयन के जरिए मिल जाएगा, Mg। इसको +2 भी रख सकते हैं और या इसको डबल+B लिख सकते हैं। इन दोनों के जरिए ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। और क्यों अटैच होता है, क्योंकि आगे इसने क्या करना है, जीन एक्सप्रेशन करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो इसलिए मैग्नीशियम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिलता है। अब यहां से अगर देख ले तो आपके पास ये क्या होगा, ये एक आपके पास सब यूनिट होगा और दूसरा जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाएगा, यहां से ये आपके दूसरे के साथ जो है वो मिल जाएगा। और किसके जरिए मिल जाएगा, M2 के जरिए मिल जाता है। अब आपके बुक में एक और पॉइंट भी लिखा है, वो पॉइंट भी समझाता हूं। एक बुक ले एक पॉइंट लिखा है, पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स क्या होता है। तो पॉलीसोम्स के बारे में बताता हूं। आपको पता है एक होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम स्मॉल आर से राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और जब इसके साथ मैसेंजर आरएनए आ जाता है, मैसेंजर आरएनए, ये एक दूसरे के साथ सब यूनिट अटैच होता है, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम पॉलीसोम्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पॉलीसोम्स का नाम देते हैं। अब साइंटिफिक बॉक्स के बारे में आप अगर हम देख ले तो राइबोसोम के बारे में बताया कि कितना स्पीड। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट लिखा है, जो अगर उस पॉइंट को हम साइंटिफिक बॉक्स में डिस्कस करें तो जो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें इसका ये 70 स्वेटबर्ग होता है। ये कितना होता है, 70 स्वेटबर्ग होता है। और ये शो करता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, कि ये ऐसा लगता है ऐसे एक थ्योरी जिसका नाम है एंडोसिम्बियोसिस, के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में आया है, और ये इसकी ओरिजिन को शो करता है। इसका थ्योरी जो एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो इसके लिए 3 डीएनए की जरूरत है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर ये आगे आ जाएगा, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं कि इसका कांसेप्ट किस तरह है। तो अगर हम यहां से बात करेंगे, हाँ ये भी आपने जरूर याद करना है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहां पे करीब आपके पास कौन सा होता है, यहां पे आपके पास जिसको हम नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम यहां पे भी मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद होते हैं, और स्मूथ में ही एब्सेंट होते हैं। तो इसकी 2 पोजीशन में हमने डिस्कस कर दी, एक पोजीशन सेल साइटोसोल में और दूसरा पोजीशन जो है ना वो कहां पे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। अब थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में अगर पढ़ लेते हैं, उसमें ये तीनों आरएनए का भी कांसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपको पता है डीएनए होता है, डीएनए इसके पास मैसेज होता है, ये डीएनए मैसेज देता है, इससे ये डबल स्ट्रैंड होता है, तो इससे ये मैसेज मैसेंजर आरएनए लेता है, कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए, और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी है, वो बाद में डिस्कस कर, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन गया तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। इसके लिए एंजाइम्स की भी एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, बट थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर आरएनए को अगर देखें तो इसके ऊपर कोडान होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, तो इसके पास क्या होता है, कोडान होते हैं, यानी वो इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहां पे ए है, अगर ये मैसेंजर आरएनए है तो इसके थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा, तो आपके पास साइटोसिन, ग्वाइनिन इस तरह के होंगे। अब इसके साथ राइबोसोमल आरएनए आ जाते हैं, या राइबोसोमल आरएनए के साथ ये मिल जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यार राइबोसोमल आरएनए होता है, कौन सा आरएनए होता है, वो इसके साथ मिल जाता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये क्या करता है, इसको मिलाता है, इसके अब ट्रांसफर आरएनए को क्या करेगा, कोड लेके आएगा। ये आपके पास राइबोसोमल है, ये मैसेंजर आरएनए है। अब जो साइटोप्लाज्म है इसमें हम माइनस से पढ़े, और वो कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इसके अपोजिट एंटीकोडॉन लेके आएगा। फॉर एग्जांपल ए है, तो अब क्या लेके आएगा, ए के खिलाफ यहाँ पे यू है, तो आपके पास क्या आएगा, वो टी लेके आएगा, वो रिप्लेस करने जा रहा है ना, यू है तो आपके पास यू को रिप्लेस करना है, फिर इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर यू है तो आपके पास कौन सा आएगा, ये आपके पास यू है, तो यू तो नहीं होता है, यहां पे आपके पास टी लेके आएगा, और यहां पे सी है तो आपके पास क्या आएगा, जी आएगा। इस तरह के कोडान, अब फॉर एग्जांपल इस तरह कोडान है, इसने लेके आया।
अब ये एक अमाइनो एसिड, ये क्या करेगा, राइबोसोम इसको अटैच करेगा, दूसरा, फिर इसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, और ये इस तरह एक एक अमाइनो एसिड जो है वो फॉर एग्जांपल पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल एक हो गया, ये दूसरा हो गया इस तरह, ये तीसरा हो जाएगा इस तरह अटैच हो जाएगा, और ये 5 इस तरह पूरी पेप्टाइड। जब अमाइनो एसिड 20 तक पहुंच जाता है तो क्या होगा, इसमें स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं और इस प्रोसेस को स्टॉप करता है। फिर इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये आपके पास प्रोटीन तैयार हुआ। तो सबसे पहला आरएनए मैसेंजर से डीएनए को कॉपी करता है, दूसरा मैसेंजर आरएनए में ये कोडॉन होते हैं, और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम आरएनए इनको क्या करता है, मिलाता है, इनको क्या करता है, मिलाता है, और ये जो ट्रांसफर अमाइनो एसिड लेके आता है और इसको इसके इनिशियल कोडॉन में होता है, और जो एंड कोडॉन जो होते हैं, बट थोड़ा सा इस लेवल में आपको इन तीनों आरएनए में फर्क आ जाएगा। ये था बेसिक